हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इग्नो के स्टडी सेंटर 2281 निर्माण कैंपस सुनाम में। मैं डॉक्टर हरिंदर कुमार एक बार फिर आज आप लोगों से मुखातिब हुआ हूँ एक नई इकाई, एक नया विषय लेकर के। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम किस विषय पर पढ़ेंगे, किस विषय पर चर्चा करेंगे? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम पढ़ेंगे इकाई 2। इकाई 2 में क्या क्या हम लोगों ने पढ़ना है, क्या क्या हम लोगों को लगा हुआ है। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे इकाई 2 में भाषा पर। भाषा के बच्चों 2 रूप होते हैं। आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी ये बताना आवश्यक है कि भाषा के 2 रूप होते हैं। और भाषा हम कहते किसे हैं? भाषा हम कहते हैं बच्चों, जो हम अपने मन के भाव, अपने मन के विचार एक दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं। वो जो माध्यम है अपने भावों को, विचारों को किसी दूसरे के सामने प्रस्तुत करने का, तो वो माध्यम क्या है? वो माध्यम भाषा है। अब भाषा के, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि 2 रूप होते हैं। 2 रूप कौन से बेटे? सबसे पहले भाषा लिखित भाषा और मौखिक भाषा। मौखिक भाषा और दूसरी कौन सी बच्चों? लिखित भाषा। अगर हम बात करें भाषा के उदय की, तो भाषा का जो उदय है, भाषा का जो जन्म है, ये मानना है कि ये जो भाषा का उदय है, ये जो जन्म है, ये कहाँ किस रूप से हुआ? भाषा के मौखिक रूप से। मौखिक रूप से भाषा का जन्म जो है इसके मौखिक रूप से हुआ है। लिखित रूप में भाषा का व्यवस्थित रूप बहुत बाद में आया। यहाँ हमारा जो बात है हमारी वो भाषा के रूप की चर्चा करना कि भाषा के कौन से रूप हैं। 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। तो मौखिक में जो हम बोलचाल एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं तो उसे हम मौखिक में लेते हैं। और जब हम अपने मन के भावों को, विचारों को, अपनी किसी रचना को लिखित रूप में स्थान देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा का रूप। अब लिखित में फिर भाषाएं आगे हिंदी, पंजाबी, मराठी, बंगला, तो ये अलग अलग उसके फिर आगे रूप आ जाते हैं। तो अर्थात कहने का आशय है कि भाषा होती क्या है वो समझाना आप लोगों के लिए समझना जो है वो जरूरी है। इसके बाद बेटे वार्तालाप और संवाद। संवाद उस भाषा से बहुत भिन्न होता है जो हम पुस्तकों में पढ़ते हैं। लिखित भाषा एक व्यवस्थित तथा व्याकरणिक भाषा होती है। लिखित में हम जो भाषा का प्रयोग करते हैं उस भाषा को हम अत्यंत व्यवस्थित और व्याकरणिक भाषा कहते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो मैं अपने किसी दोस्त से, अपने मित्र से बातचीत कर रहा हूँ, तो बातचीत करते समय मैं कभी कभार अपनी भाषा में देशज शब्दों का प्रयोग भी कर लेता हूँ, या ऐसे शब्दों का प्रयोग भी कर लेता हूँ जो भाषा के लिए उपयुक्त नहीं है, अर्थात जिसे हम सही नहीं मानते। ठीक है? तो लेकिन जब हम कोई साहित्य की रचना करते हैं या लिखित रूप में कुछ लिखते हैं तो वहाँ पर हम ऐसे शब्दों का चयन नहीं करते। ठीक है ना बच्चों? समझ गए ना आप कि जब वार्तालाप किसी से, एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो कभी कभार हम ऐसे शब्दों का प्रयोग भी कर लेते हैं जो भाषा के लिए उचित नहीं समझे जाते। परंतु जब हम लिखित भाषा की बात करते हैं तो हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम केवल उन शब्दों का चयन करें, उन शब्दों को अपने लिखित में लें जो पढ़ने सुनने में अच्छे लगें, जो पाठक के मन को भाएं। और आगे की बात अगर हम करें तो वार्तालाप जो होता है वो निश्चित होता है। निश्चित अर्थात निश्चित से हमारा क्या भाव है
तो निश्चित से भाव क्या है कि हम लोग जब कुछ लिखते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ पढ़ते हैं, एक उसको रूप देते हैं, ठीक है। तो हमारी जो, अगर हम बोल रहे हैं तो किस विषय पर बोल रहे हैं, अगर हम लिख रहे हैं तो किस विषय पर लिख रहे हैं। तो किसी ना किसी विषय को, अगर हमने किसी को पत्र लिखा तो पत्र का भी एक विषय होगा, ठीक है ना। हमने किसी निबंध लिखा तो निबंध भी एक विषय पर आधारित होगा। तो अलग अलग विषय जो हो सकते हैं वो हम उनका प्रयोग कर सकते हैं, अलग अलग विषय पर हम लिख सकते हैं, अपने विचार जो हैं अपनी भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये तो बेटे हुई कि हम भाषा पर बातचीत। उसके बाद हम आगे इसी इकाई का जो अगला भाग है वो है वाक्य संरचना। हम लोग वाक्य कैसे बनाते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, इस बात पर हमने चर्चा करनी है। तो अगर मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊं, सरल मतलब बिल्कुल साधारण शब्दों में आपको ये कहूं कि जो शब्दों का, बहुत से शब्दों का जो समूह है उसे हम वाक्य बोल देते हैं, ठीक है। बहुत से शब्द जो हैं उनका जो समूह है, ठीक है, उनको हम क्या बोल देते हैं, वाक्य। तो लेकिन उससे पहले मैंने आपको कहा कि शब्दों का समूह, तो शब्द क्या है, वर्णों का समूह, ठीक है। जैसे हमारे ध्यान दीजिएगा, वर्ण क्या है, ये है हमारे वर्ण, क ख ग च, है ना। तो ये सब क्या है, हमारे वर्ण है, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं तो स्वरों की संख्या कितनी है बेटे, 11। और व्यंजन कितने होते हैं हमारे, 33, ठीक है। अगर मैं वर्णों की बात करूं, कुल वर्ण कितने हुए, कुल वर्ण हुए बेटे 52, ठीक है। उसमें द्विगुण व्यंजन और दूसरे व्यंजन भी शामिल किए जाते हैं। तो कुल वर्ण हुए हमारे पास 52, जिसमें स्वरों की संख्या कितनी है, 11, और व्यंजन कितने हैं, 33। तो ये जो वर्ण हैं 52, उसमें क ख ग भी आ गया, स्वर भी आ गए, अ आ इ ई उ ऊ री ए ए ओ। तो इन शब्दों को मिलाकर के, हम इन वर्णों को मिलाकर के, व्यंजनों को मिलाकर के, जैसे मैंने लिखा आपको, एक मैं उदाहरण बताऊंगा आपको, एक उदाहरण आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने यहां पे लिखा फल मीठे हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा है आप सबको। मैंने लिखा फल मीठे हैं, तो ये क्या है, ये शब्द है, एक शब्द, ये दूसरा, फिर ये अलग, ठीक है। तो ये शब्द कैसे बना, इसका फ और ल, दो अलग अलग, फ और ल, इन दोनों को मिला करके, ये दो हमारे पास क्या थे, वर्ण थे, इन दोनों वर्णों को मिलाकर के एक शब्द बना, और इन शब्दों को मिलाकर के एक क्या बना, वाक्य, ठीक है बेटे, समझ आ गई। मैं एक बार फिर दोहराता हूं, ध्यान से सुनिएगा बेटे। कुल हमारे पास वर्ण कितने हैं हिंदी में, 52, ठीक है। उनके उसमें से स्वर कितने हैं, 11, और व्यंजन कितने हैं, 33। तो इसके अतिरिक्त इसमें द्विगुण व्यंजन होते हैं और योग वह व्यंजन होते हैं, तो उनकी संख्या 4, 2, 2, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है, हमने समझना क्या है, हमने ये समझना है कि वाक्य संरचना, वाक्य बनते कैसे हैं। अब ये देखिए, ये वर्ण है, वर्ण में क ख ग च छ ज ड ज ज ढ ट थ ड, तो सारे वर्ग जो 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, तो उन सब वर्गों में जो वर्ण हैं वो आ गए हमारे पास, ठीक है। तो हमने 2 वर्ण लिए, पहला फ और दूसरा ल, ये क्या है, 2 वर्ण हैं। इन दोनों वर्णों को हमने मिला दिया, मिला करके हमारे पास क्या आया,
फल, फल बन गया। फल क्या हुआ? एक शब्द हुआ। ठीक है, अब तक ये अलग अलग थे, व्यंजन थे, तो इन दोनों व्यंजनों के मेल से एक शब्द बन गया। ठीक है बेटे, यहां तक समझ आ गई ना? तो इन शब्दों का जो मेल हुआ, एक शब्द, दूसरा शब्द और तीसरा, इन तीनों को मिलाकर अर्थात शब्दों का जो समूह था, ठीक है, वो एक पंक्ति बन गया और उस पंक्ति को हमने क्या नाम दे दिया? वाक्य। ठीक है, तो यहां तक तो हमारी ये बात हो गई कि भाषा क्या होती है, भाषा के कितने रूप होते हैं, वाक्य क्या होता है, वाक्य कैसे बनता है, और स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, कुल वर्ण कितने हैं। ठीक है, यहां तक तो हमारी बेटे ये बात हो गई। अब उसके बाद हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि ये जो वाक्य संरचना है ये कितने प्रकार का है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा 6 प्रकार। ठीक है, 6 प्रकार। पहला है अकर्मक वाक्य, अकर्मक वाक्य, दूसरा सकर्मक वाक्य, और तीसरा गंतव्य सूचक। पहला अकर्मक वाक्य, दूसरा सकर्मक वाक्य, और तीसरा बच्चों गंतव्य सूचक। ठीक है, और चौथा द्विकर्मक, द्विकर्मक वाक्य, फिर पूरक वाक्य, और अंतिम छठा है हमारा कर्म पूरक वाक्य। ठीक है, ये आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो, लिख सकते हो। इससे पहले भी मैंने आपको जो बताया वो भी मैं चाहूंगा कि आप लोग लिख लो, क्योंकि भाषा जो है, व्याकरण जो है, वो बहुत अच्छी होती है, और सबसे बड़ी बात है कि वो उस तकनीकी होती है, टेक्निकल होती है। और अगर हमने भाषा को पूरी तरह समझना है, जानना है, सीखना है, तो हमारे लिए व्याकरण के नियमों को जानना अति आवश्यक है। ठीक है, तो हिंदी की लिपि आपको पता होगा, हिंदी की लिपि जो है वो है देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि के या भाषा के जो नियम हैं, भाषा को लिखने के, बोलने के, पढ़ने के जो नियम हैं, उन नियमों पर ध्यान देना या उन नियमों के अनुसार ही कार्य करना भाषा के लिए, अच्छे गंतव्य के लिए, अच्छे वक्तव्य के लिए अति आवश्यक है। तो बच्चों, मैं आपको बता रहा था कि वाक्य संरचना, इसके जो 6 भेद हैं वो कौन कौन से? अकर्मक, सकर्मक, गंतव्य सूचक, द्विकर्मक, पूरक और कर्म पूरक। ठीक है, ये जो 6 जो हैं वो इसके इसके भेद हैं। ठीक है जी। तो बच्चों, आगे हम क्या चर्चा करेंगे? हम चर्चा करेंगे अब इसका दूसरा जो भाग है, वाक्य में पदक्रम। पदक्रम क्या होता है? यहां तक तो आप समझ गए ना? अब हम चर्चा करेंगे वाक्य में पदक्रम। वाक्य में पदक्रम अर्थात अपने जो वाक्य हैं उनको लिखित, उनका जो रूप है उसको सही ढंग से व्यवस्थित किया जाए, उसको क्रम में रखा जाए। ठीक है, तो अगर मैं कोई बात किसी से बोलना चाहता हूँ और उस बात को मैं बहुत ही अटपटे ढंग से बोल देता हूँ, तो वो उसको समझ नहीं आएगी, सुनने वाले को, पाठक को समझ नहीं आएगी, सुनने वाले को, श्रोता को समझ नहीं आएगी कि इसने कहा गया मैं जय वो, वैसे अगर मैं ऐसा कुछ बोल देता हूँ तो उसे कुछ समझ नहीं आएगी। लेकिन मैं अगर अपनी बात को सही क्रम में रखता हूँ, ठीक है, अब जैसे मैंने आपको एक छोटी सी उदाहरण दी थी, अब मैं फिर बताता हूँ। अब ये देखिए, अब ये मैंने एक छोटा सा वाक्य लिखा, मैं वह आज शाम केवल, तो कोई बात बनी? बात नहीं बनी ना। कि क्या मैं क्या कहना चाहता हूँ किसी को समझ ही नहीं आएगी, मैं वह आज शाम केवल, है ना? तो ये कोई बात नहीं बनी। ठीक है, लेकिन अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, अब मैं इसको ऐसे लिखता हूं,
लो जी, अब देखो मैंने वही पंक्ति जो हम पहले हमें समझ नहीं आ रही थी, अब देखो मैं और वह आज शाम केवल सादा भोजन खाएंगे। अब बात बन गई ना, बात समझ में आ गई कि मैं और कोई मेरा मित्र, हम दोनों आज क्या करेंगे, हम दोनों आज शाम को सादा भोजन खाएंगे, ठीक है, हल्का भोजन खाएंगे। तो ये है वाक्यों में पदक्रम। बोलचाल की भाषा में पदक्रम की जो आवश्यकता के अनुकूल परिवर्तन भी किया जाता है। कैसे? जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दी, एक उदाहरण मैं छोटी सी आपको और बताता हूँ। जैसे मैंने एक पंक्ति लिखी, आप बाकी पैसे लीजिए, आप बाकी पैसे लीजिए। तो इसको अगर मैं दूसरे रूप में बोलता हूँ, लीजिए बाकी पैसे आप, तो शब्दों का केवल हेर फेर है ना। आप बाकी पैसे लीजिए, लीजिए बाकी पैसे आप, तो शब्दों का बेटे हेर फेर है। और यही हेर फेर जो शब्दों का है, शब्दों को सही ढंग से सही क्रम से लगाना ही वाक्य में पदक्रम कहलाता है। इस परिवर्तन का कारण क्या है? क्या परिवर्तन का जो हम परिवर्तन कर रहे हैं, शब्दों में हेर फेर हम लोग कर रहे हैं, उसका कारण क्या है? हम परिवर्तित पद क्रिया में क्रिया को आगे क्यों लेकर आए हैं? ठीक है, तो इसका कारण यही है कि वार्तालाप में हम न केवल सूचनाएं देते हैं, बल्कि महत्वपूर्ण जो सूचनाएं हैं उनको हम प्रमुखता भी देने की कोशिश करते हैं। कैसे? जैसे मैंने आपको उदाहरण एक दे करके बताया, आप बाकी पैसे लीजिए और लीजिए बाकी पैसे आप। लीजिए यहाँ पर हमने जो क्रिया है, क्रिया मतलब एक देने वाला और एक लेने वाला, तो क्रिया को हम पहले ले आए, ठीक है। क्रिया जो थी उसको हमने प्रमुखता दे दी, ठीक है ना, समझ गए ना आप। तो जो क्रिया है, ठीक है, कर्ता, कर्म और क्रिया, ठीक है। कर्ता जो है करने वाला, कर्म जो वस्तु से संबंधित है, और क्रिया जो हो जहाँ पर कोई काम करना या होना पाया जा रहा है, ठीक है, वहाँ पर क्रिया होती है। तो इस प्रकार अगला जो हमारा भाषा का अगला जो नियम है हमारा, या जो हमारी बातचीत है, वो क्या है? तो आगे आ गया हमारे पास अनुतान। अनुतान क्या होता है? अनुतान बेटे इसको साथ साथ लिखते भी रहना, ये ना हो कि आप फिर भूल जाओ, ठीक है। जो बात आपको बताई जा रही है, समझाई जा रही है, उसको साथ में नोट करते रहना। अनुतान, ठीक है। अनुतान क्या होता है? तो अनुतान से हमारा तात्पर्य क्या है? बोलने का ढंग, कि हम किस प्रकार से बोलते हैं। एक ही वाक्य को विभिन्न अनुतानों से बोला जाता है, तो उसका अर्थ क्या है? परिवर्तित हो जाता है, उसका अर्थ जो है वो बदल जाता है। अब जैसे एक उदाहरण, वह चला गया, वह चला गया, वह चला गया। अब मैंने एक ही शब्द लिख करके बताता हूँ, शायद आपके समझ आए। ये देखिए, इसको मिटा दूं, ये हो चुका हमारा, है ना। लो जी, मैंने वह चला गया। फिर दूसरी बार लिखा मैंने वही, वह चला गया। पहली बार, दूसरी बार, मैं फिर तीसरी बार इसको लिखता हूं, वह चला गया। अब आप ध्यान से देखो, ठीक है, वह चला गया, वह चला गया, वह चला गया। अब यहां पे मैंने पूर्ण विराम लगा दिया, ठीक है, और यहां पे मैंने
प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, ठीक है ना बेटे। और यहां पे मैंने विस्मय बोधक चिन्ह लगा दिया, ठीक है। तो यहां पे इन तीनों पंक्तियों में अंतर हो गया। अंतर क्या हो गया? यहां मैं बता रहा हूं कि वह चला गया, अर्थात वह जो कोई भी व्यक्ति हो वो यहां से जा चुका है, चला गया है। यहां मैं क्या कर रहा हूं? यहां मैं क्वेश्चन मार्क है पीछे, ठीक है, पीछे जो है प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो मैं समझ लीजिए मैं बाहर से आया हूं और मैं बाहर से आकर के किसी को पूछ रहा हूं वह चला गया, अर्थात मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं किसी दूसरे से, ठीक है। क्या पूछ रहा हूं? वह कौन? अतिथि कह लो, ठीक है, अतिथि वह चला गया, ठीक है, अर्थात बिना मिले चला गया, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये क्या है? विस्मय बोधक चिन्ह। मैं बड़ी हैरानगी के साथ पूछ रहा हूं, ठीक है, बड़ी हैरानगी के साथ, अच्छा वह चला गया, मतलब बड़ी हैरानगी। तो देखिए शब्दों का हेरफेर, ठीक है, अनुतान, ये अनुतान है, ठीक है, परिवर्तन। वह चला गया, केवल जो ये चिन्ह है, भाषा के चिन्ह हैं, उन्होंने अर्थ ही बदल दिया, पंक्ति का अर्थ बदल दिया। एक ही वाक्य में 3 चिन्ह, विस्मय बोधक, प्रश्नवाचक चिन्ह और पूर्ण विराम, शब्दों को अलग अलग अर्थ प्रदान करते हैं। अब ऐसा जो हम कर रहे हैं, भाषा में अनुतान हम कर रहे हैं, इस अनुतान का महत्व क्या है? क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा। अनुतान से हम क्या करते हैं? सामान्यतः बोलचाल में अपने विविध मनोभावों को कुशलता पूर्वक प्रकट करते हैं। किसके सामने? किसी दूसरे के सामने। वास्तव में हम यहाँ क्या कर रहे होते हैं? हम सूचना देने का कार्य बहुत कम करते हैं। सामान्य बोलचाल में हम सूचनाओं के संदर्भ में अपने विभिन्न मनोभावों को प्रकट करते हैं। ये मनोभाव जो हमारे हैं दूसरे व्यक्ति के कथन के संदर्भ में और सार्थक हो जाते हैं। यानी दूसरा जो व्यक्ति के कथन के संदर्भ में आप नाराज होते हैं या सहमत होते हैं, ऐसा करने का आप क्या कर रहे हो? नाटक कर रहे हो, ठीक है, कि मैं इस बात से मैं बहुत हैरान हूँ, परेशान हूँ या दुखी हूँ, या ये बात सुनकर के मुझे खुशी हुई है, या ये बात सुनकर के मुझे अचानक एक झटका सा लगा, एक धक्का लगा मन को, है ना। तो ये क्या है? ये हमारे मन के भाव हैं। इसी प्रकार एक वक्तव्य में एक व्यक्ति जो है फुसलाने का, धमकी देने का, क्षमा मांगने का, चापलूसी करने का और अपनी दीनहीनता प्रकट करने का, तो ऐसे कई जो पक्ष हैं उनको हम लेकर के चलते हैं। ये सारे अर्थ अनुतान से प्रकट होते हैं। लेकिन एक ही वाक्य से इतने सारे मनोभाव कैसे प्रकट हो सकते हैं? ये भी तो प्रश्न है कि एक ही वाक्य है और इतने सारे मनोभाव जो हैं प्रकट हो गए। सूचना और प्रश्न के अतिरिक्त हमारे पास क्या होता है? सिर्फ एक अनुतान ही है, और वह इन सारे भावों को एक साथ कैसे लेकर चलता है, ये भी हम लोगों के लिए जानना अति आवश्यक है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे किस बात पर? कि अनुतान जो है वो एक ही तरह की रोचक और उपयोगी जानकारी को एक साथ। तो ये कौन से भाव हैं जो अनुतान के लिए अति आवश्यक माने जाते हैं? तो अगर हम इन भावों पे चर्चा करें बेटे, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे हमने कोई बात प्रकट करनी है, हम ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, कभी कभी हम धीमी आवाज़ का प्रयोग करते हैं, कभी कभी हम इशारों का प्रयोग करते हैं, कभी कभी हम क्या करते हैं? किसी शब्द पर, कुछ शब्दों पर या किसी एक शब्द पर विशेष बल देते हैं। तो इसके अतिरिक्त क्या है? कुछ कभी कभी हम गुस्से में बोलते हैं, कभी कभी हम अपने भाव खुशी में प्रकट करते हैं। तो ये जो हमारे हाव भाव हैं, ये भी क्या है? अनुतान का हिस्सा है, ठीक है। तो अनुतान कहने का भाव क्या है? अनुतान क्या है? कि जहाँ हम
शब्दों में हेरफेर, ठीक है, या विराम चिन्हों के हेरफेर से भाषा में परिवर्तन करते हैं, या शब्दों के या वाक्यों के अर्थों में हम परिवर्तन करते हैं। तो आज की इकाई में बच्चों हमने क्या क्या सीखा? हमने आज की इकाई में सीखा कि भाषा क्या होती है। प्रथम, भाषा क्या होती है। दूसरा, भाषा के कितने रूप होते हैं। तीसरा, भाषा के जो दो रूप हैं, मौखिक और लिखित, उनमें से किस रूप से भाषा का उदय हुआ। और फिर हमने किस बात पर चर्चा की कि वाक्य क्या होते हैं, फिर वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं, और फिर वाक्यों की संरचना जो है वो कैसे की जाती है। उसके बाद हमने चर्चा की वर्ण क्या होते हैं। ठीक है, तो आज की जो ये इकाई है हमारी बहुत महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा और आपने ध्यान से इसको सुना होगा। तो आज इतना ही, जल्द ही मिलेंगे इसी इकाई के फिर किसी अगले भाग और अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।